नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताएंगे जिन्हें दुनिया की सबसे बदसूरत महिला माना जाता है। न सिर्फ बदसूरत बल्कि सबसे बदनसीब महिला भी आप इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि खुशी क्या होती है वो इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की होगी। जीते जी और मरने के बाद भी जूलिया पेस्ट्राना को कभी किसी ने सम्मान की नजरों से नहीं देखा। उन्हें एक वस्तु के तौर पर जूलिया पेस्ट्राना की कहानी के बारे में शायद ही आज से पहले आपने कभी सुना होगा। इस कहानी को सुनकर यकीनन आपका भी इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। मैक्सिको के सिनोलोवा नाम के एक शहर में सन 1834 में जूलिया पेस्ट्राना का जन्म हुआ था। जन्म के समय से ही जूलिया को दो गंभीर अनुवांशिक बीमारी थी। एक बीमारी थी हाइपरट्रिचोसिस लाइनोजिनोस, जिस कारण से जूलिया के पूरे शरीर पर बहुत अधिक और घने बाल थे, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी बालों से ढका हुआ था। और दूसरी बीमारी थी जिंजीवल हाइपरप्लासिया, जिसके कारण उनके होठ और मसूड़े बड़े थे और बाहर निकले हुए थे। उनके दांत टेढ़े मेढ़े थे। कोई जूलिया को बियर वुमेन कहता तो कोई एपी वुमेन कहता था। कुछ ही समय में लोगों ने उन्हें अगलीस्ट वुमेन इन द प्लेनेट का दर्जा देना भी शुरू कर दिया। जूलिया के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि जूलिया के माता पिता ने उन्हें मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था, तो कुछ लोगों का कहना है कि उनके चाचा ने उन्हें एक सर्कस वाले को बेच दिया था। लेकिन सबसे अधिक जिस बात पर विश्वास किया जाता है वो ये कि जूलिया का बचपन अनाथालय में बीता है और जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो मैक्सिको के गवर्नर ने उन्हें अपने घर में काम पर रख लिया था। गवर्नर के घर रहकर जूलिया ने काफी कुछ सीखा। उन्होंने सिंगिंग और डांसिंग सीखी, साथ में कई भाषाओं में भी उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच जैसी भाषाएं जूलिया सीख गई थी। जब जूलिया थोड़ी और बड़ी हुई तो लगा कि वापस अपने ट्राइब के लोगों के पास चले जाना चाहिए, लेकिन उनके मन में ये शंका थी कि उनके अपने ही लोग क्या उन्हें स्वीकार कर पाएंगे या फिर उनका लोग बहिष्कार कर देंगे। जूलिया का बचपन से ही लोग काफी मजाक उड़ाया करते थे। वह जहाँ भी जाती थी लोग उन्हें घूर घूर कर देखा करते थे। इतने बालों वाली महिला लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होती थी। 1854 को जूलिया को किसी ने सलाह दी कि वे अपनी इस प्रतिभा व फिजिकल खूबी का प्रदर्शन करे और कोई सर्कस ज्वाइन कर ले। जूलिया को लगा कि अपने ट्राइब में वापस जाने से बेहतर ऑप्शन यही है। जूलिया ने एक अमेरिकन सर्कस ज्वाइन कर ली। दिसंबर 1854 को ब्रॉडवे के गोथिक हॉल म्यूजियम में पहली बार जूलिया को पेश किया गया। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उन्हें एक एपी वुमेन कहकर इंट्रोड्यूस किया गया और साथ ही सर्कस के कुछ लोगों ने जूलिया के बारे में अफवाह फैला दी थी कि उनकी मां ने एक बंदर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसी कारण से जूलिया का रंग रूप बंदरों जैसा नजर आता है। ये बात लोगों के बीच में फैलनी शुरू हो गई। लोग जूलिया का डांस या उनकी सिंगिंग देखने नहीं आते थे, बल्कि उनकी अजीब शक्ल को देखने के लिए आते थे। सर्कस की टिकट काफी महंगे दामों पर बिकने लगी। असल में ये वो दौर था जब दुनिया भर में अजीबोगरीब दिखने वाले लोगों को सर्कस में एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया जाता था और उनके जरिए कमाई की जाती थी। सर्कस में काम करने के दौरान जूलिया की उनके मैनेजर थियोडोर लेंट के साथ अच्छी बातचीत हो गई। थियोडोर लेंट एक बहुत ही नीच और लालची किस्म का व्यक्ति था। उसने जूलिया से प्यार का बहाना करके शादी कर ली, लेकिन असल में थियोडोर ने शादी इसलिए की थी जिससे उसे जूलिया को पैसे ना देने पड़े और पूरा प्रॉफिट उसके ही हिस्से में आए। अब पूरे मैक्सिको में जूलिया काफी लोकप्रिय हो गई थी। सन 1860 में जब जूलिया केवल 26 वर्ष की थी तब एक बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने जिस बच्चे को जन्म दिया था वह भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही दिखता था, लेकिन वह बच्चा भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका और कुछ ही दिनों में बच्चे की भी मौत हो गई। मरने के बाद अक्सर लोगों को दफन किया जाता है या रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन जूलिया का पति थियोडोर लेंट इतना घटिया आदमी था कि उसने जूलिया की और बच्चे की लाश को एक मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सोकोलोव को दे दिया। डॉक्टर ने जूलिया की लाश को टैक्सीडर्माई की मदद से ममीफाई किया और लाश के ऊपर कई प्रकार के केमिकल्स का लेप करके उसका संरक्षण किया। कुछ महीने बाद लेंट ने डॉक्टर से वही बॉडी वापस मांग ली और उस बॉडी को लंदन में ले आया। लंदन में लेंट ने जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को कांच के बॉक्स में रखा और लोगों के सामने प्रदर्शित किया। यानी अपनी पत्नी की लाश से भी लेंट कमाई करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसी दौरान लेंट की मुलाकात एक अन्य महिला से होती है जो दिखने में काफी हद तक जूलिया जैसी ही नजर आती है।
लेंट उस महिला से भी शादी कर लेता है और उसका नाम जेनरो पास्ट्राना रख देता है। लेंट कहता है कि ये जूलिया की बहन है। जेनरो स्टेज पर परफॉर्मेंस देती थी और उसके पीछे जूलिया और उसके बच्चे की लाश कांच के बॉक्स में रखी हुई होती थी। कुछ समय बाद लेंट की मौत हो गई और जेरोनो पास्ट्राना, जिसका असली नाम मैरी ब्रेटल था, उसने जूलिया की बॉडी को नॉर्वे के एक शख्स को बेच दिया। नॉर्वे के ओस्लो शहर में जूलिया की बॉडी को चैम्बर ऑफ हॉरर में रखा गया, यानी उनकी बॉडी का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाने लगा था। इसके बाद स्वीडन में भी जूलिया की बॉडी को प्रदर्शित किया गया। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन सन 1973 में कई यूरोपीय देशों में किसी इंसान की बॉडी को प्रदर्शित कर पैसा कमाने के धंधे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जूलिया और उसके बच्चे की बॉडी को ओस्लो के एक स्टोर रूम में रख दिया गया। एक दिन कुछ शरारती बच्चे उस स्टोर रूम में घुस गए। उन्होंने जूलिया की बॉडी से उसका हाथ अलग कर दिया और उसके बच्चे को ले जाकर बाहर खुले मैदान में फेंक दिया। बच्चे की बॉडी को चूहे खा गए थे। सन 1979 में जूलिया की बॉडी स्टोर रूम से चोरी हो गई। उनकी बॉडी को किसने और क्यों चोरी किया, ये बात आज तक नहीं पता चल पाई है। इसके बाद सन 1990 में, यानी बॉडी चोरी होने के 11 साल बाद, वह बॉडी ओस्लो इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन के स्टोर हाउस में बरामद की गई। कई सालों तक इंस्टीट्यूट और डॉक्टर्स जूलिया की बॉडी पर रिसर्च करते रहे। सन 1905 में लॉरा एंडरसन बारबेटा नाम की एक महिला को इसके बारे में पता चला। वह मूल रूप से मैक्सिको की रहने वाली होती है। वह ओस्लो यूनिवर्सिटी में एक आर्टिस्ट के तौर पर काम कर रही होती है। जब वह जूलिया के बारे में सुनती है तो दंग रह जाती है। वह ठान लेती है कि जूलिया का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। ओस्लो यूनिवर्सिटी में वह एक पिटीशन फाइल करती है कि जूलिया की बॉडी वापस मैक्सिको को लौटा दी जाए, लेकिन पहले तो यूनिवर्सिटी इसके लिए साफ इनकार कर देती है। इसके बाद लॉरा एंडरसन नेशनल कम्युनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ रिसर्च ऑफ ह्यूमन राइट्स की मदद लेती है और जूलिया की बॉडी को वापस मैक्सिको लाने में कामयाब हो जाती है। इसके लिए जूलिया को कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। साल 2013 में मैक्सिको के सिनालोआ शहर में पूरे सम्मान के साथ जूलिया को दफनाया जाता है। उन्हें सफेद ताबूत में सफेद गुलाब के फूलों के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। जूलिया पास्ट्राना को दफनाते समय शहर के गवर्नर से लेकर फादर तक हर कोई उन्हें अंतिम सलाम करता है। जूलिया की लाइफ के ऊपर द आई ऑफ द बिहोल्डर, जूलिया पास्ट्रानाज लॉन्ग जर्नी होम नाम की एक बुक भी लिखी जा चुकी है। सन 1998 में द ट्रू हिस्ट्री ऑफ द ट्रेजिक लाइफ एंड ट्रियम्फेंट डेथ ऑफ जूलिया पास्ट्राना द अगलीस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड नाम का एक स्टेज प्ले भी उनकी जीवनी पर बनाया गया था। और इस तरह से अपने जन्म के 179 साल बाद पहली बार साल 2013 में जूलिया को वो सम्मान मिला जिसकी वह असली हकदार थी। जूलिया के साथ किस तरह का बर्ताव लोगों ने किया वह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इस पूरे वाक़ये में जूलिया का दोष सिर्फ इतना है कि वह कुछ अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुई थी। तो दोस्तों, ये थी जूलिया पास्ट्राना की दर्द भरी कहानी। आपको ये पूरी कहानी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।